नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, हम धीरे धीरे अभयारण्य की परिधि से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से आगे के क्षेत्रों में आपको केवल वॉच टावर ही मिलेंगे जो आसपास के क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि पर नजर रखते हैं। अब आगे अध्याय 381 एक पहाड़ के नीचे छिपा हुआ लघुकृत प्राचीन रक्त क्लोन गर्भगृह से दूर होता चला गया तथा अग्नि बिहेमोथों की कुछ राक्षसी आभाओं के सामने आ गया। उसने आगे बढ़ते हुए उनके सभी स्थानों को चिन्हित किया तथा दिव्य क्षेत्र के विलक्षण क्षेत्रों का स्वयं मानचित्रण किया। पिछले कुछ दिनों में राइटियस फायर एक्सप्लोरेशन टीम के साथ उसने कुछ फायर बिहेमोथ्स का सामना किया और उन्हें मार गिराया था। हर बार उसके हाथ उन बड़े जानवरों के शरीर का एक टुकड़ा लग जाता था और वह इनकेंडेसेंट फ्लेमबॉर्न सेट के 4 और टुकड़े बनाने लगा। बाकी 4 टुकड़े ब्रेस्टप्लेट, लेगिंग्स, बूट्स और आर्मगार्ड थे। अब उसे बस मुकुट बनाना बाकी था और उसके पास इस शक्तिशाली सेट के सभी 6 टुकड़े होंगे। इन वस्तुओं का बढ़ना भी कोई मजाक नहीं था। नूह उनके विवरण को देख रहा था जबकि क्लोन तेजी से एक अज्ञात स्थान की ओर बढ़ रहा था। उबलते अंगारे का कवच, एक बिहेमोथ के क्रोधी शरीर से निर्मित एक वस्तु। जोड़ 150% उन्नत रक्षा, जोड़ 50% अग्नि तत्व प्रतिरोध, जोड़ 50% सभी तत्व प्रतिरोध में वृद्धि और अत्यधिक ताप प्रतिरोध की क्षमता प्रदान करता है। सिमरिंग एम्बर की लेगिंग्स, एक बेहेमोथ के क्रोधी शरीर से निर्मित एक वस्तु। जोड़ 100% उन्नत रक्षा, जोड़ 50% अग्नि तत्व प्रतिरोध, जोड़ 50% सभी तत्व प्रतिरोध में वृद्धि। बूट्स ऑफ सिमरिंग एम्बर, एक बेहेमोथ के क्रोधी शरीर से निर्मित एक वस्तु। जोड़ 50% गति, जोड़ 50% उन्नत रक्षा, जोड़ 25% अग्नि तत्व प्रतिरोध, जोड़ 25% सभी तत्वों का बढ़ा हुआ प्रतिरोध। जिस जलती हुई जमीन पर वे खड़े हैं उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता। सिमरिंग एम्बर के आर्मगार्ड्स, एक बिहेमोथ के क्रोधी शरीर से निर्मित एक वस्तु। जोड़ 25% उन्नत आक्रमण और कास्ट गति, जोड़ 25% उन्नत रक्षा, जोड़ 25% अग्नि तत्व प्रतिरोध, जोड़ 25% सभी तत्व प्रतिरोध में वृद्धि। जब बात ज्वाला बेहेमोथ के हमलों को झेलने की आई तो इन वस्तुओं में भारी वृद्धि हुई जिससे ये ज्वाला बेहेमोथ से भरे उत्तरी क्षेत्र में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पहनने के लिए शीर्ष स्तर के कवच बन गए। अग्नि तत्व वाला ग्लेव वास्तव में इन बिहेमोथों को कम नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वे अग्नि के नियम में अत्यंत कुशल थे। नूह को बोरू और उसकी टीम के समान एक हथियार या जल तत्व खोजने की आवश्यकता थी ताकि फ्लेम बिहेमोथों के खिलाफ अतिरिक्त युद्ध शक्ति प्राप्त की जा सके। उसने यह बात अपने मन में रख ली और ध्यानपूर्वक सुनहरे तीर का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा और देखा कि तीर अब पलक झपक रहा था। इससे वह उत्साहित हो गया क्योंकि इससे ये संकेत मिला कि वह वास्तव में उस स्थान के निकट पहुंच चुका था। वह लहराती घास के नीचे यात्रा करता रहा तथा उसने देखा कि जिस जमीन पर वह दौड़ रहा था वह धीरे धीरे ऊपर उठती जा रही थी। क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था इससे वास्तव में तीर में परिवर्तन हो रहा था क्योंकि सीधे इंगित करने के बजाय जैसे जैसे वह ऊपर की ओर बढ़ता गया तीर नीचे की ओर बढ़ने लगा। वह अपने आसपास की घास पर चढ़ते हुए रुका और अपने छोटे से सिर को ऊपर उठाकर आसपास के वातावरण को और करीब से देखने लगा। उसे यकीन हो गया था कि अब वह एक विशाल ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़ने लगा है जिसके शीर्ष पर पिघली हुई मिट्टी उबल रही है। ये पर्वत उसकी पूरी दृष्टि को ढक रहा था। वह मुश्किल से उसकी चोटी या उसके अंत का अंदाजा लगा पा रहा था क्योंकि यह उसके चारों ओर सब कुछ घेरे हुए था। अभयारण्य के निकट अन्वेषण किए गए क्षेत्रों की तुलना में आसपास का वातावरण बहुत अधिक गर्म था क्योंकि पूरे पर्वत पर एक खतरनाक भावना व्याप्त थी। प्राचीन रक्त क्लोन का चेहरा कठोर हो गया जब उसने महसूस किया कि सुनहरा तीर उसी क्षण नीचे की ओर इशारा करने लगा था जब वह पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर रहा था, जिसका मतलब था कि जिस खजाने की ओर यह इशारा कर रहा था वह इस विशाल ज्वालामुखी पर्वत के तल पर स्थित था। उसने अपनी रणनीति बदलते हुए एक गहरी सांस ली। उसका शरीर नीचे धरती की ओर देख रहा था और उसकी आकृति उसके नीचे गायब हो गई। उसकी गति असहनीय रूप से धीमी हो गई क्योंकि उसने अपनी छोटी सी शक्ति का उपयोग करके अत्यंत कठोर धरती को छेदने की कोशिश की, उस चमकते सुनहरे तीर का पीछा करते हुए जो उसे एक अज्ञात स्थान की ओर ले जा रहा था। और यह विशेष स्थान दिव्य क्षेत्र में एक विशाल ज्वालामुखी पर्वत के मध्य में था। आधे घंटे से ज्यादा समय बीत गया जब वो लगातार नीचे की ओर छेद करता रहा। उसके चारों ओर केवल धीरे धीरे लाल होती धरती ही दिखाई दे रही थी। क्लोन की आकृति कुछ समय बाद रुक गई क्योंकि वह पृथ्वी की परतों को तोड़ रही थी जो लगातार गर्म होती जा रही थी। वास्तव में उसने खुद को एक विशाल भूमिगत गुफा को तोड़ते हुए पाया जिसमें बहते लावा और पिघली हुई पृथ्वी के कारण एक शक्तिशाली लाल रंग था जो चारों ओर से देखा जा सकता था। वह इस विशाल पर्वत की परतों को भेदकर इस विशाल भूमिगत गुफा तक पहुंच गया था जो वास्तव में दसियों मील चौड़ी थी और छोटे आकार के नूह को एक पूरी तरह से नई दुनिया की तरह लग रही थी।
हालांकि इस लावा से भरी गुफा के बारे में चौंकाने वाली बात यह थी कि वह अकेला पहाड़ी बेहेमोथ था जो लावा के समुद्र के ऊपर आलसी ढंग से तैर रहा था। प्राचीन रक्त क्लोन की आंखें चौड़ी हो गईं जब वे इस राजसी लेकिन राक्षसी जानवर पर पड़े और उसने अपना सिर झटकते हुए कहा, हाँ, ये तो कमाल का एलीट बेहेमोथ है ना? नू ने उस विशाल गुफा में देखा जहां चारों ओर से पिघला हुआ लावा बह रहा था, जबकि एक विशालकाय जानवर इस बहती हुई पिघली हुई धरती के ऊपर शांतिपूर्वक तैर रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली आभा एक दमनकारी जानवर की थी जो सब कुछ खा सकता था। लेकिन नूह का मूड थोड़ा बेहतर हो गया जब उसने देखा कि प्रबल भावना ग्रैंडमास्टर व्रेडरल के समान नहीं थी जो डोमेन विस्तार क्षेत्र में थे। फिर भी इस प्राणी में उस आभा का संकेत था जिससे नूह को विश्वास हो गया कि यह एक बेहेमोथ था जो डोमेन विस्तार क्षेत्र में आधा कदम आगे था, और इसने इसे अभी भी एक कुलीन बेहेमोथ के रूप में वर्गीकृत किया। क्लोन ने तनाव भरी सांस छोड़ते हुए देखा कि विशाल बेहेमोथ से कुछ ही दूरी पर एक सुंदर ऊंचा चबूतरा था जो प्राचीन रूनिक रेखाओं से भरा था, और इस चबूतरे के शीर्ष पर एक चमकदार लाल क्रिस्टल रखा था जिसे देखते ही उसका दिल दहल उठता था। आध्यात्मिक लाना के खजाना शिकारी का सुनहरा तीर इस समय तेजी से झपक रहा था, मानो उत्साह से कांप रहा हो क्योंकि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था और धीरे धीरे धुंधला होने लगा था। प्राचीन रक्त क्लोन की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी जब उसे आखिरकार दिव्य लोक में एक खजाना मिल गया। ये स्पष्ट खजाना वास्तव में एक जानवर द्वारा संरक्षित था जिसे सामान्य रूप से सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर्स की एक कुलीन टीम द्वारा मार गिराया जाता था, भले ही वो सबसे कमजोर पक्ष पर पड़ता था जिसे संभवतः बोरू जैसी सबसे मजबूत सामान्य अन्वेषण टीमों द्वारा शिकार किया जा सकता था, जिसमें अब नूह का मुख्य शरीर और एथेना भी शामिल थे। हालांकि मुख्य समस्या वही रही। आध्यात्मिक भूमि के खजाना शिकारी ने उसे जो भी अद्भुत खजाना दिखाया था, उसे पाने के लिए उसे इस शक्तिशाली अग्नि बेहेमोथ को पार करना था जो डोमेन विस्तार क्षेत्र में आधा कदम की दूरी पर था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 382 एक अजगर खजाने की रखवाली कर रहा है। नूह ने स्वयं को अत्यंत तनावपूर्ण वातावरण में पाया जब वह आलस से तैरते हुए एलीट बेहेमोथ को देख रहा था जिसका आधा शरीर धधकते लावा में डूबा हुआ था। पहाड़ी आकृति ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं क्योंकि नूह उसके शरीर का केवल आधा हिस्सा ही देख पा रहा था जो वास्तव में 30 मीटर से भी ज्यादा फैला हुआ था और गुफा के चारों ओर शानदार ढंग से घूम रहा था। उसका ध्यान प्राचीन रूनिक पेडेस्टल के बड़े लाल क्रिस्टल की ओर गया जो मानो उसे पुकार रहा हो, और उसकी आंखें इस झिलमिलाते खजाने पर जितनी ज्यादा टिकती गईं उतनी ही गर्म होती गईं। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए खुद को शांत किया और आगे बढ़ने के कई तरीकों के बारे में सोचा। विस्तृत अंतरिक्ष में संग्रहित समय के खंजर को बाहर निकाला और साथ ही अपने छोटे शरीर को तापदीप ज्वाला सेट की वस्तुओं से सुसज्जित किया ताकि इस ज्वलंत नरक में और भी अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। उसके दिमाग में कई गणनाएं चल रही थीं क्योंकि उसने अभी तक कोई कौशल सक्रिय नहीं किया था। वह जानता था कि जिस क्षण वह अपने मन का उपयोग करेगा, लावा में आलसी ढंग से तैरता यह अत्यंत खतरनाक बेहेमोथ उसे देख लेगा। कुछ मिनट बीत गए जब उसने इस तनावपूर्ण वातावरण में उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसके विशाल शरीर का नक्शा बनाने लगा क्योंकि वह लावा में तैरता रहा। एलीट बेहेमोथ ने वास्तव में उस चीज के लक्षण अपना लिए थे जिससे नूह अपने जीवन में कई बार मिला था, और वह था एक ड्रैगन। विशाल सिर जो शांतिपूर्वक लावा में अंदर बाहर होता रहता था, उसकी खुरदरी ड्रैकोनिक रूपरेखा थी क्योंकि उसके दोनों ओर विशाल पंख लगे हुए थे, और नूह उनका अंत भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि वे पिघली हुई धरती में डूब रहे थे। एक खतरनाक चमकती हुई पूंछ जिसमें गहरे लाल रंग से चमकने वाले असंख्य क्रिस्टल स्टेलेग्माइट्स थे, को भी कभी बहते लावा से ऊपर नीचे होते देखा जा सकता था। नूह के मन में कई विचार आए और वह हर संभव रास्ते की योजना बनाने लगा, लेकिन उसे केवल 2 ही रास्ते सूझ रहे थे। एक था इस अनजान खजाने को उसके शक्तिशाली रक्षक की नाक के नीचे से चमत्कारिक ढंग से ले जाना और ठीक उसी समय सुरक्षित निकल जाना जब वो शक्तिशाली जानवर उसकी हरकतों पर प्रतिक्रिया दे रहा था। यही सबसे अच्छा तरीका था क्योंकि नूह को इस समय एलीट या बेहेमोथ को हराने का पूरा भरोसा नहीं था, भले ही उसके पास अद्भुत चीज हो। इससे ये भी ध्यान आया कि अपने लगभग अनंत मान के कारण उसने किसी सीमा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, और वह थी इस क्लोन को दी गई शक्ति की 60% सीमा। इससे इस सीमा के बारे में कई नए सवाल भी उठे जिन्हें उसे धीरे धीरे समझना था। इस खजाने को पाने का दूसरा संभावित रास्ता ये था कि अगर छीनकर भागने की पहली योजना नाकाम हो जाती तो उसे इसे भाग्य पर छोड़कर पूरी ताकत लगानी पड़ती और ये परखना पड़ता कि डोमेन विस्तार क्षेत्र में आधा कदम आगे बढ़ा ये कुलीन विशालकाय कितना शक्तिशाली है। ये दूसरा रास्ता था, और अगर इस रास्ते पर चलना था तो उसने पहले ही किसी खास व्यक्ति को दूरसंवेदी आदेश भेज दिए थे क्योंकि उसे पता था कि उसे हर संभव मदद की जरूरत होगी। जैसे ही वह चौड़ी गुफा से पीछे हटा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर चलते हुए उसका चेहरा कठोर हो गया।
कुछ मील से ज्यादा आगे जाकर उसने छोटी आध्यात्मिक भूमि को बाहर निकाला और लंगर का इस्तेमाल करके उसे पहाड़ में मिट्टी के कणों के बीच कुशलता से छिपा दिया। यह आखिरी तैयारी थी, जहां अगर कुछ भयानक हुआ तो सिर्फ क्लोन ही प्रभावित होगा, क्योंकि उसके मूल शरीर के एक हिस्से के नष्ट होने से उसके मुख्य शरीर को गहरा धक्का लगेगा। इसके बाद वह उस विस्तृत गुफा की ओर वापस लौट गया, क्योंकि वही दृश्य उसके सामने था। वह स्वयं को तैयार कर रहा था, क्योंकि वह सबसे पहले संभव मार्ग पर जाने वाला था। इस राक्षसी ड्रैकोनिक फायर बिहेमोथ की नाक के ठीक नीचे खजाना लेने वाला था। ऐसा करने के लिए उन्होंने 7 घातक पापों में से एक विशेष क्षमता के विवरण को देखा, जिसका उन्होंने अक्सर उपयोग नहीं किया था, जो लालच के पाप से आई थी। लालच का सम्राट उपयोगकर्ता किसी भी वस्तु का स्वामित्व चुरा सकता है जिसे वे देखते हैं या महसूस करते हैं। इस कौशल के अनुसार वह किसी भी वस्तु का स्वामित्व चुरा सकता था जिसे वह देख या महसूस कर सकता था, जो बेहद उपयोगी था, लेकिन साथ ही यह कई सवाल भी खड़े करता था कि यह किस पर लागू होता है। उसके सामने मौजूद ये खजाना, क्या उसे एक स्वामित्व वाली वस्तु माना जा सकता है जिसे वह इस कौशल का उपयोग करके ले सकता है? क्या इस क्षमता को किसी भी तरह से रोका जा सकता था? यदि इस ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ की धारणा उतनी ही राक्षसी थी जितनी कि सेलेस्टियल से मिली उसकी जानकारी ने उसे बताई थी। इस पहली योजना में कई अज्ञात बातें थीं। यही वजह थी कि नू अभी भी इस पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था और बस इसे आजमाना चाहता था। जैसे ही उसकी नज़र दूर चमकते क्रिस्टल पर पड़ी, उसने गहरी सांस ली। इस पहली योजना के अगले चरण की तैयारी में, जिसमें अपने शरीर को टेलीपोर्ट करना शामिल था, क्योंकि वह क्लोन की जान जोखिम में डालकर इस विशालकाय बेहेमोथ के बहुत करीब पहुंच गया था, अगर लालच का सम्राट काम न करे। लेकिन इससे पहले लालच के पाप से आई क्षमता थी, और साथ ही था समय का खंजर। समय के खंजर के पास क्षमताएं कम थीं, लेकिन वे बेहद शक्तिशाली थीं, क्योंकि वो हमेशा समय स्थान से समय सार से भरा हुआ म्यान रखता था, जो ऐसी विकट परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए हमेशा तैयार रहता था। जब उसने देखा कि ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ खजाने को पकड़े हुए प्राचीन रूनिक पेडेस्टल से सबसे दूर की स्थिति में था, तो नू का चेहरा कठोर हो गया, क्योंकि उसकी आंखें गहराई से चमकते क्रिस्टल पर टिक गईं और उसने कई क्षमताओं का प्रयोग किया, जिसमें समय के खंजर की क्षमता से शुरुआत हुई, जिसने वास्तव में समय को रोक दिया। रुको गुफा के एक विस्तृत क्षेत्र में शांति फैल गई। नू ने अपनी आभा और इंद्रियों को फैलाया और अंततः उसकी आंखें प्राचीन रूनिक कुर्सी के ऊपर चमकते क्रिस्टल पर टिक गईं और उसने ये भी कहा, लालच का सम्राट। ... अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 383 अधिकार। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में, जो धधकते बहते लावा से भरा था, शांतिपूर्वक तैर रहा था और तैरने का आनंद ले रहा था, तथा अपने शरीर के प्रत्येक अणु में अग्नि के नियम का निर्माण जारी रखे हुए था। इसके चारों ओर अत्यधिक गर्मी के वातावरण ने इसे अग्नि के नियम को समझने में और अधिक शक्तिशाली और कुशल बना दिया। इसका शरीर इसके चारों ओर बहते लावा और गुफा में व्याप्त अत्यधिक गर्मी के अनुकूल हो गया, क्योंकि इसने अपनी साधना जारी रखी। हालांकि इस समय उसके पूरे शरीर को घेरे हुए विशाल गुफानुमा स्थान के एक निश्चित क्षेत्र के आसपास और उस क्षेत्र में जहां एक विशेष वस्तु शांतिपूर्वक खड़ी थी, समय वास्तव में रुक गया था। गड़गड़ाहट। समय के इस जमे हुए क्षेत्र में सार का हिलना मुश्किल से ही देखा जा सकता था। ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ की विशाल आंखें वास्तव में पूरी तरह से खुल गईं। इसकी प्रबल इंद्रियां अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तनों को देख रही थीं, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि समय की जंजीरें उसके विशाल शरीर को बांध रही हैं। ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ की आंखें वास्तव में समय के इस रुके हुए क्षेत्र में चौड़ी हो गईं। उसका शरीर जो जगह पर जम गया था, स्थिर रहा, क्योंकि उसकी विशाल आंखें एक विशेष स्थान की ओर टिकी थीं, जहां वह भारी मात्रा में मन की गतिविधियों को महसूस कर सकता था। इसकी शक्तिशाली उत्पत्ति, जो अग्नि के नियम से सराबोर थी और इस वातावरण में और भी अधिक बढ़ गई थी, और इसकी जन्मजात क्षमता ने वास्तव में इसे सार की गति का निरीक्षण करने की अनुमति दी थी, जो कि दूर के स्थान पर एक निश्चित प्राणी से फैल रही थी। इस अद्वितीय सार ने पहले से ही उस विशाल स्थान को ढाक लिया था जिसमें वह था, क्योंकि इसने वास्तव में समय को रुकने के लिए संभव बना दिया था। लेकिन ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ ने एक विशेष प्राचीन पेडेस्टल की ओर बढ़ते हुए और भी अधिक शक्तिशाली सार की गति को महसूस किया, जिसमें एक विशेष खजाना था, जिसने अग्नि के कानून में इसकी उच्च उपलब्धियों को संभव बनाया। किसी को ये जानना चाहिए कि जिस समयावधि में समय रुका हुआ था, उस रुके हुए समय में एक क्षण भी नहीं बीता था कि अभिजात बेहेमोथ सचेत हो गया और उसने इन सभी चीजों को तुरंत देख लिया। उसकी भयानक शक्ति एक और स्तर पर आगे बढ़ गई, क्योंकि उसने एक कास्ट कौशल के मन की शानदार गति को भी महसूस किया, जो पुरातन कुर्सी के ऊपर खजाने की ओर बढ़ रहा था। ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ की खुली हुई आंखें उस छोटे से प्राणी पर टिक गईं जो इस मन को छोड़ रहा था। उसे इसका उद्देश्य तुरंत समझ आ गया, क्योंकि इस रुके हुए समय में उसकी लाल आंखें आग की लपटों से चमक उठी। उसके शरीर के भीतर का जोरदार और विलक्षण सार फूट पड़ा जब उसने अपने हृदय में 3 शब्द बोले,
ज्वाला प्रभु का अधिकार। रंबली ड्रेकोनिक फायर बेहेमोथ के मुंह से ही एक अनोखी शक्ति गर्जना के साथ प्रस्फुटित हुई, जिसने उस पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया जहां एक निश्चित घुसपैठिया प्राणी का सार समय को रोक रहा था। साथ ही वह सार प्राचीन कुर्सी के ऊपर विशेष वस्तु की ओर बढ़ रहा था। दरार। इसके बाद एक हास्यास्पद दृश्य सामने आया, जब रुके हुए समय की धूसर दुनिया में आग की चिंगारियां फूट पड़ीं और वे वास्तव में इस जमे हुए स्थान को चकनाचूर करने लगी। ड्रेकोनिक फायर बेहेमोथ द्वारा डाली गई इस अद्भुत क्षमता से उत्पन्न ऊर्जा प्राचीन पीठिका की ओर जाने वाली ऊर्जा के चारों ओर लिपटती चली गई और यह ऊर्जा और भी तेजी से बिखर गई। विशेष खजाने की ओर निर्देशित की जा रही जो भी क्षमता थी, वो तुरंत रद्द हो गई। चौंकाने वाली बात, राजसी ताकतवर समय फिर से आजादी से बहने लगा। हवा में शक्ति का कंपन होने लगा। बेहेमोथ का विशाल शरीर ऊपर उठने लगा। उसकी नजर राजसी और शक्ति से भरी हुई एक खास घुसपैठिए पर टिकी हुई। ड्रेकोनिक फायर बेहेमोथ ने जो शक्ति डाली थी, वह अभी भी आसपास के वातावरण में थी और उस भयानक ड्रैगन की नजर में आने वाली हर चीज को, जिसमें घुसपैठिया भी शामिल था, समेटे हुए थी। सार्वभौमिक नियमों में से एक में अत्यंत निपुण होने के नाते दिव्य क्षेत्र में जन्मे एक शक्तिशाली ड्रैगन के रूप में यह उसका अधिकार था। उसकी नजर उस व्यक्ति पर टिकी रही जिसने उस चीज पर अपना गंदा हाथ डालने की कोशिश की थी जो उसके जन्म से ही उसके पास थी, और इस प्राणी को अहंकार से देख रहा था क्योंकि उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी रहस्यमयी इंद्रियां, जो पहले से ही डाले गए कौशलों के सार और निरस्तीकरण की गति को भी पहचान सकती थी, उस प्राणी को अपने घेरे में ले चुकी थी और उसके भयावह चेहरे पर एक आश्चर्य की झलक दिखाई दी और विशाल लावा से भरी गुफा में अपार शक्ति की एक आवाज गूंज उठी। तुम वास्तव में मेरे अधिकार का सामना करने में सक्षम थे, छोटे कीड़े। उसकी आवाज अंतरिक्ष में गूंज उठी, जैसे उसके नीचे लावा में कंपन फैल गया हो। उसका विशाल शरीर प्राचीन आसन के ठीक सामने चला गया। उसने अपनी दृष्टि पूरी तरह से ढक ली और कांपते हुए प्राणी की ओर देखा। घुसपैठिया प्राणी उसकी आंखों में और भी साफ दिखाई देने लगा। उसकी नजर में एक छोटे से प्राणी की रूपरेखा, मुश्किल से 1 इंच लंबी, फैलती और फैलती हुई दिखाई देने लगी। घुसपैठिए ने एक अनोखा कवच पहना हुआ था जिससे एक अग्नि में आभा निकल रही थी जो मानो उसकी रक्षा कर रही हो। उसका शरीर और अंग पूरी तरह से इस कवच से लिपटे हुए थे क्योंकि वे उसके विस्तारित अधिकार से पूरी तरह सुरक्षित थे जिसने उसके मन को भी जला डाला था। घुसपैठिए के शरीर पर केवल एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वह था उसका शैतानी रूप से सुंदर चेहरा, जिसके चारों ओर कवच नहीं था। उसके चेहरे पर जलने के निशान तेजी से दिखाई दे रहे थे और गायब हो रहे थे, क्योंकि उसके चारों ओर की ऊर्जा ने उसका चेहरा जला दिया था, लेकिन वो उतनी ही तेजी से चोटों को ठीक कर रहा था। अजीब तरह से ड्रेकोनिक फायर बेहेमोथ की गड़गड़ाहट भरी आवाज फिर से गूंज उठी जब उसने अपनी दृष्टि के सामने उस प्राणी को देखा। इस प्राणी का शरीर तेजी से बढ़ रहा था और उसका आकार लगभग 2 मीटर हो गया था। उसके दाहिने हाथ में एक भयानक ग्लेव प्रकट हुआ जो उसके शरीर के चारों ओर घूमता था और भयानक शक्ति क्लेम लॉर्ड्स अथॉरिटी को थोड़ा फैला देता था, जिससे उसके शरीर के उस हिस्से को होने वाली लगातार क्षति कम हो जाती थी जो अद्वितीय कवच से ढका नहीं था और उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक होने लगा था। इस प्राणी ने जो जूते पहने थे वे चमकदार लाल चमक के साथ चमक रहे थे क्योंकि वे बहते हुए लावा पर आसानी से खड़े थे। अत्यधिक गर्मी से इस घुसपैठिए को केवल थोड़ी सी परेशानी हो रही थी क्योंकि उसकी नज़र भी विशालकाय ड्रेकोनिक फायर बेहेमोथ पर टिकी हुई थी जिसने उसकी दृष्टि को ढक लिया था। दोनों की आंखें लाल थीं और वे चमक रही थीं, एक दूसरे से अधिक जानवर जैसी, जैसे कि मनुष्य और अजगर एक दूसरे को देख रहे हों। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 384 स्पैमिंग कौशल। नूह की निगाहें उसके सामने खड़े राक्षस बेहेमोथ पर टिकी थीं जब वो इस दिव्य जानवर की शक्ति के हास्यास्पद स्तर के बारे में सोच रहा था। इसके द्वारा छोड़े गए प्रबल सार ने अभी भी उसके साथ पुष्टि की कि यह डोमेन विस्तार क्षेत्र में आधा कदम रखने वाला एक जानवर था, लेकिन इसकी शक्ति, यहाँ तक कि बेहेमोथ्स द्वारा आमतौर पर दिखाई जाने वाली पागल ताकत के बावजूद, अभी भी पागल थी। इसका कारण यह अवधारणा थी जिसका उल्लेख ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ ने किया था, प्राधिकरण नामक अवधारणा। नूह का दिल कांप उठा जब उसने उस ठहरे हुए समय के बारे में सोचा जिसके टूटने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह उसकी समझ से परे था क्योंकि उसने समय के खंजर की क्षमता का इस्तेमाल किया था और तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके बाद लालच के सम्राट का इस्तेमाल किया था। लेकिन यही वह समय था जब इस ड्रैकोनिक बेहेमोथ की अद्भुत शक्ति ने अपना प्रदर्शन किया। इस जमे हुए समय में प्राचीन रक्त क्लोन वास्तव में 3 शब्दों की शांत रिहाई को सुनने में सक्षम था जो पूरे विस्तृत भूमिगत गुफा में गूंज रहे थे। ज्वाला प्रभु का अधिकार। शब्द शांत और हल्के थे, लेकिन उनके कारण जो प्रभाव हुआ वह भयावह था क्योंकि वे सीधे उस सार को चकनाचूर कर देते थे जिसने समय को रोक दिया था और यह प्राचीन पेडिस्टल की ओर बढ़ रहे लालच के सम्राट को अस्थिर और रद्द करने के लिए आगे बढ़ गया। ये नूह के लिए एक पूरी तरह से नई अवधारणा थी, लेकिन उसने अभी अभी उस प्रकार की शक्ति देखी थी जिसे एक उच्च स्तरीय प्राणी प्रदर्शित कर सकता था
वह शक्ति जो किसी तरह उन्हें गठित कौशल को तोड़ने और क्षमताओं के निर्माण में बाधा डालने की अनुमति देती थी। राक्षसी ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ ने ये 3 शब्द कहे और वो खजाने के सामने खड़ा हो गया। उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसका संदेश स्पष्ट था, तुम भाग नहीं पाओगे। फ्लेम लॉर्ड्स अथॉरिटी के उच्चारण ने एक प्रकार की धधकती ज्वाला का क्षेत्र फैला दिया था, जिससे उसमें मौजूद किसी भी व्यक्ति को भारी क्षति हुई। क्लोन इससे काफी हद तक बच गया, क्योंकि इसमें कई मिश्रित उन्नत ज्वाला तत्व प्रतिरोध थे, जो कि इनकेंडेसेंट फ्लेमबॉर्न सेट की वस्तुओं के साथ आए थे। केवल उसका सिर, जिस पर हेलमेट नहीं था, लगातार जलने और ठीक होने की प्रक्रिया से गुजर रहा था, जब तक कि उसने सिमरन एम्बर का ग्लेव नहीं निकाल लिया और नुकसान को और कम नहीं कर दिया, जिससे वह उस समय इस बिंदु पर पहुंच गया जहां ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ की चमकदार लाल आंखें थीं। भयानक जानवर के होठों पर अत्यधिक अहंकार की मुस्कान फैल गई। जैसे ही वह फिर से बोला, मैं देख सकता हूं कि आपने अभी तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया है, इसलिए आपका मेरे अधिकार का सामना कर पाना एक बड़ी उपलब्धि है। बेहेमोथ ने नूह की ओर ध्यान से देखा और बात जारी रखी, क्या यह आपके पहने हुए कपड़ों की वजह से है या कोई जन्मजात क्षमता? ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ को नूह के बारे में जरा भी चिंता नहीं थी। वह बेपरवाही से आगे बढ़ता रहा क्योंकि वह अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता था, और बस इतना ही था। खैर, कोई बात नहीं। मेरी परत में घुसपैठ करने के अपराध के लिए, किसी ऐसी चीज पर नजर डालने के अपराध के लिए जो तुम्हारी नहीं है। तुम कैसे मरना चाहोगे, छोटे कीड़े? गड़गड़ाहट। पूरे भूमिगत गुफा में मजबूत शब्द गूंज उठे, क्योंकि नूह ने महसूस किया कि काल्पनिक ज्वाला प्रभु का अधिकार पीछे हट रहा है। ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ ने ऐसे शब्द कहे जो पहले से ही उसे एकमात्र विकल्प के रूप में मौत की निंदा करते थे। उसने फिर से आह भरी, क्योंकि उसका दिल थोड़ी उत्तेजना से कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे दूसरी योजना के साथ जाना होगा, जहां उसे वास्तव में इस राक्षसी प्राणी से मुकाबला करना होगा और वास्तव में शीर्ष पर आना होगा। जैसे ही उसका बख्तरबंद शरीर इनकेंडेसेंट फ्लेमबॉर्न सेट में ढका हुआ उबलते लावा के ऊपर आसानी से तैरने लगा, उसके मजबूत दिल ने वास्तव में रोमांच की भावना महसूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने इस विशाल दिव्य जानवर को देखा। यह एक खतरनाक स्थिति थी जहां कोई नहीं जानता था कि परिणाम क्या होंगे, लेकिन नूह को जब भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था तो उसे वास्तव में उत्साह की तीव्र अनुभूति होती थी। यह उसके लिए भयावह और अकल्पनीय था कि उसके जैसा कोई व्यक्ति, एक दिव्य राक्षस, एक कुलीन विशालकाय प्राणी जो डोमेन विस्तार क्षेत्र में आधा कदम की दूरी पर है, के आमने सामने खड़ा हो और वह वास्तव में कुछ हद तक आत्मविश्वास के साथ उसका सामना कर सके। यही वो रोमांच था जिसकी उसे चाहत थी। यही वो ताकत थी जिसे वो पाना चाहता था। इतनी शक्तिशाली चीज को देखकर भी ये यकीन करना कि वो उस पर विजय पा सकता है। प्राचीन रक्त क्लोन के शैतानी रूप से सुंदर चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान छा गई जब उसने कई कौशलों का प्रयोग करते हुए उग्र बेहेमोथ को जवाब दिया, मैं आज यहाँ नहीं मरूंगा, छोटे अजगर। उनके शब्दों में इस अपरिहार्य लड़ाई पर उत्साह का एक रंग था, क्योंकि उनके चारों ओर पिघली हुई और उबलती धरती के ऊपर मौत की आभा आसमान में दिखाई दी। आकलिचरा जान की आकृति लावा की ओर नीचे की ओर चमकने लगी, क्योंकि उसका शरीर चमक रहा था। एक विशाल अस्थिर ड्रैगन उसके नीचे दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अपने पंख फड़फड़ाए और शक्तिशाली लिच को हवा में रहने दिया। दिव्य क्षेत्र में उड़ान पर तब तक प्रतिबंध था जब तक कि कोई डोमेन विस्तार क्षेत्र में प्रवेश न कर जाए, लेकिन पंख वाले प्राणी फिर भी उड़ सकते थे। आकलिचरा जांत ने अपने स्वामी के राक्षसी प्रतिद्वंद्वी को देखा, क्योंकि उसकी सॉकेट्स और उसके द्वारा पकड़े गए खोपड़ी के कर्मचारियों से सुनहरी लपटें निकल रही थीं। मृत्यु का सार आसपास के वातावरण में फैल रहा था, क्योंकि आसमान में विशाल रनिक सकल दिखाई दे रहे थे। ये रूनिक वृत्त एबिसल समरना के प्रयोग को दर्शाते थे। ये वह क्षमता थी जो आकलिच के लिए लड़ने हेतु विशाल एबिसल अनडेड को बुलाती थी। हालांकि यह सब कुछ नहीं था, क्योंकि नूह ने बिना किसी आरक्षण के कई कौशलों का प्रदर्शन किया, जबकि उसकी निगाहें ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ पर टिकी रहीं। एम्पायरियन गार्ड्स, एम्पायरियन आर्मामेंट, ब्लड वर्ल्ड, ब्लड लॉर्ड का डॉन, प्राचीन रक्त वंशज, प्राचीनों को बुलाओ, लेसर कथुलू। गड़गड़ाहट। वातावरण में कंपन उत्पन्न हो गया जब मन की एक बड़ी मात्रा का अंधाधुंध उपयोग किया गया, तथा आकाशीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत के नीचे विशाल गुफा में रंगों की एक भव्य श्रृंखला के साथ असंख्य विस्तृत क्षेत्र बफर, सुदृढ़ीकरण और परिवर्तन क्षमताएं निर्मित हुईं। फिर भी इस समय एक ड्रैगन शांत रहा, क्योंकि उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने अभी मुझे क्या कहा? विशाल ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ का उदासीन स्वर बदल गया था, क्योंकि उसने नूह के कौशल और परिवर्तनों के विलक्षण सार और वैभव को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसने एक सरल प्रश्न पूछा था। नूह की चमकदार लेकिन फिर भी बदलती हुई आकृति, जो 70 मीटर के ड्रैगन से भी छोटी लग रही थी, एक शैतानी मुस्कान लिए हुए थी जब उसने जवाब में कहा कि उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए अनेक कौशल उसके चारों ओर शानदार ढंग से जीवंत हो रहे हैं।
एक छोटा सा अजगर, तुम्हें पता है वो छोटी छोटी छिपकलियां जो तुम्हें दरारों में भागती हुई मिल जाएंगी। बूम! एक क्रोधित ड्रैगन की दहाड़ से हवा ही फट गई, एक भयानक युद्ध की शुरुआत हो गई। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 385। एक लिच। प्राचीन कुथुलू। अत्यधिक गर्मी से उबलते हुए विशाल भूमिगत स्थान में चारों ओर सार का तूफान चल रहा था तथा अनेक कौशल भव्य रूप में प्रकट हो रहे थे। सबसे अधिक भयावह खून का एक काला बुलबुला था जो भूमिगत गुफा के चारों ओर मीलों तक फैलता रहा तथा गुफा के लगभग हर इंच को ढकता रहा, क्योंकि इसका उद्देश्य इस गुफा में जो कुछ भी हो रहा था उसे जिज्ञासु आंखों से छिपाना था। डॉन ऑफ द ब्लड लॉर्ड दूसरा सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला था। गुफा के सबसे ऊंचे स्थान पर एक अशुभ लघु चंद्रमा दिखाई दे रहा था, क्योंकि यह एक प्रभावशाली लाल प्रकाश छोड़ना शुरू कर रहा था जो कि कलाकार को कई बफ देता था जबकि प्रतिद्वंद्वी को डिबफ देता था। लेकिन जिन दो कौशलों ने सबसे ज्यादा दबाव डाला वे थे रूपांतरण क्षमताएं जो क्लोन को किसी राक्षसी रूप धारण करने में सक्षम बनाती थीं। पहला रूपांतरण ब्लड लॉर्ड के उन्नयन से प्राप्त हुआ था और प्राचीनों के परिजन कौशल वृक्ष का रास्ता खोल रहा था। वह था प्राचीन रक्त वंशज। प्राचीन रक्त वंशज 5/5 रक्त वंशज का रूप धारण करें और अपने विरोधियों पर विनाश की वर्षा करें। इस रूप से आप अपने द्वारा किए गए और प्राप्त किए गए सभी नुकसानों का 30% उपचार कर सकते हैं, शारीरिक और तात्विक क्षति को 100% तक बढ़ा सकते हैं, साथ ही रक्त स्वामी की सभी क्षमताओं को 30% तक बढ़ा सकते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिससे उसे प्राप्त हुए नुकसान के 30% से निष्क्रिय उपचार की अनुमति मिली, साथ ही उसके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान से भी। ब्लड लॉर्ड की अन्य सभी क्षमताओं में वृद्धि का तो जिक्र ही नहीं किया गया। इस रूप के कारण क्लोन एक विशालकाय के स्तर तक ऊपर उठ गया। उसकी पीठ से राजसी लाल पिशाच जैसे पंख फूटने लगे तथा चांदी के भव्य बाल बाहर निकलने लगे तथा 10 मीटर से ऊपर उठते समय उसका चेहरा एक मानव चमगादड़ जैसा हो गया। फिर भी उससे भी ऊपर और हद से आगे बढ़ते हुए लेसर कथुलू को एक और परिवर्तन के रूप में कास्ट किया गया। एथा की भयावह विनाशकारी शक्ति ने क्लोन के शरीर को ढक लिया, क्योंकि आकार में वृद्धि जारी रही। पंखों का एक और सेट टेंटिकल्स और फीलर्स के साथ कई विचित्र आंखों के साथ फूट पड़ा। 4 पंखों वाला एक भयानक प्राणी, अलग अलग रंगों वाली कई जोड़ी आंखें, साथ ही बहते हुए चमकदार चांदी के बाल जीवित हो गए। फिर भी ये काफी नहीं था। इसके अलावा अनगिनत एम्पायरियन गार्ड प्रकाश की किरणें बन गए और एक शाही सुनहरे वस्त्र में बदल गए जो उस विचित्र आकृति से चिपक गया। उसके विशाल हाथों में एक विशाल तलवार और ढाल दिखाई दे रही थी, मानो भाग्य के नियम की शक्ति से स्पर्शित हो रही हो। डियार्कोनिक फायर बेहेमोथ की आंखों के सामने कई रूपों से बना एक विचित्र प्राणी, जिसमें बेशुमार कौशल समाहित थे, प्रकट हुआ। लेकिन एक बार फिर ये पर्याप्त नहीं लगा, इसलिए एक और कौशल का इस्तेमाल किया गया। इस बार एक बुलाने की क्षमता जो उन प्राणियों को बुलाती थी जिन्हें नू अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। प्राचीनों को बुलाओ। जैसे ही आप रक्त से बंधे हुए प्राचीनों को बुलाते हैं, आपकी पुकार अंतरिक्ष और समय में यात्रा करती है। सीमा 3 प्राचीन। गड़गड़ाहट। एक अनोखा रूनिक चिन्ह आसपास के वातावरण में फैल गया, क्योंकि पागल ड्रैगन ने महसूस किया कि आसपास के स्थान में प्राचीनता की हवा व्याप्त हो गई है। एक धूसर प्रकाश चमक रहा था जो अद्वितीय प्राणियों की उपस्थिति को ढक रहा था, जिन्हें प्रकाश विस्तार में बहुत कम लोगों को देखने का मौका मिला था। अभी भी रूपांतरित हो रहे क्लोन के चारों ओर 3 प्राणी प्रकट हुए। उनका वर्णन करने के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता था, विशाल। उनके आकार रूपांतरित नूह पर भारी पड़ रहे थे और वास्तव में ड्रेकोनिक फायर बिहेमोथ के विशाल आकार के करीब थे। उनके शरीर धूसर और स्थिर दिख रहे थे और पुराने धूसर वस्त्र पहने हुए उन्होंने मानव जैसा रूप धारण कर लिया था। उनकी पीठ पर चमकीले काले पंखों का एक जोड़ा खूबसूरती से मुड़ा हुआ था, जिससे इन प्राणियों को एक अनोखी रूपरेखा मिल रही थी जो नूह ने पहले कभी नहीं देखी थी। प्राचीन वास्तव में मानव जैसे आकार के थे और उनके पीछे शक्तिशाली पंख थे। उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और जैसे ही उन्हें बुलाया गया वे नूह की ओर मुड़ गए। ये सफेद आंखें क्लोन के आकार को ऊपर से नीचे तक देख रही थीं, जबकि उन्होंने वास्तव में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उनकी निगाहें वास्तव में गुफानुमा भूमिगत स्थान की एक पूरी तरह से अप्रत्याशित दिशा में मुड़ रही थीं और वे कास्ट रक्त जगत और पृथ्वी की परतों के आर पार झांक रही थीं, क्योंकि उन्हें अभयारण्य की दिशा में निर्देशित किया गया था। नूह का वास्तविक शरीर जो धर्मी अग्नि अन्वेषण दल के साथ घूम रहा था, उसकी निगाहें घूम गईं तो वह चौंक गया और उसने महसूस किया कि ज्वालामुखी पर्वत के नीचे उसके क्लोन के पास खड़े 3 प्राचीनों की आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट योजक चिन्ह 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उन्होंने नूह के असली शरीर को ऊपर से नीचे तक अपनी निगाहों से देखा और नूह के मन में कुछ स्थिर आवाजें सुनाई दी, क्योंकि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड बाद उनकी निगाहें उसके असली शरीर से हट गईं और वे अपने भावशून्य चेहरों को गर्भगृह की ओर मोड़ने लगी, जबकि एथेना हैरान नूह को देख रही थी।
सब ठीक है जूनियर भाई। हाँ, मैं एक पल के लिए वहाँ रुक गया था। चलो बाकी लोगों से मिलते हैं। नूह का वास्तविक शरीर धर्मी अग्नि अन्वेषण दल के साथ अपनी गतिविधियां जारी रखता रहा, जबकि उसका हृदय कांप रहा था। प्राचीन कहलाने वाले प्राणी अभी भी कुछ ऐसे थे जिन्हें वो पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। भूमिगत अंतरिक्ष में क्रोधित ड्रैगन ने अंततः इन 3 अद्वितीय प्राणियों के प्रकट होने पर एक सावधान अभिव्यक्ति अपनाई, जो वीरानी का माहौल बना रहे थे। उनके भयानक खाली चेहरे और सफेद आंखें अब उसकी ओर देखने के लिए मुड़ रही थीं। जब ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ ने अंततः अपने सामने के दुश्मन को एक संभावित खतरे की तरह पकड़ लिया, तो आकलिचरा जान ने अपने नेक्रोमेंटिक मंत्रों का प्रयोग समाप्त कर दिया तथा उसने 2 एबिसल डेथ नाइट्स, 2 एबिसल जियांशी तथा 2 एबिसल रेवेनेंट्स को बुलाया। चारों ओर मृत्यु की ऊर्जा फैल गई और आश्चर्य की बात यह थी कि 1 मिनट से भी कम समय में प्राचीन रक्त क्लोन के चारों ओर एक पूरी सेना प्रकट हो गई थी। बुलाए गए प्रत्येक प्राणी की शक्ति का स्तर आत्मा निर्माण क्षेत्र में शक्तिशाली रूप से खड़ा था। उनमें से कुछ ने तो अद्वितीय निर्जन आभा भी छोड़ी, जिसने किसी को भी दोहरी दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया। क्रोधित ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ ने ये सब देखा और उसकी निगाहें नए बुलाए गए प्रत्येक प्राणी को नजरअंदाज कर पुनः नूह पर टिक गईं। बदसूरत छोटा कीड़ा, तुम मेरे घर आते हो, मुझसे चोरी करने की कोशिश करते हो, फिर मेरा अपमान करते हो, और अब इन जीवों को बुलाने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जीवित जा रहे हो? क्रोधित अजगर की आवाज गूंजी जब नूह ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। केवल उसका तेजी से धड़कता हुआ दिल उसकी उत्तेजना को दर्शा रहा था। जब उसने अपनी स्वर्णिम तलवार को आगे बढ़ाया और एक जंगली युद्ध की शुरुआत की, क्योंकि उसने जिन सेनाओं को बुलाया था वे आगे बढ़ने लगीं। दहाड़, ड्रैगन की दहाड़ ही एकमात्र प्रतिक्रिया थी, क्योंकि आग की लपटें हवा में फैलने लगीं। राक्षसी बेहेमोथ अंततः हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 386 महानता। एक अज्ञात ज्वालामुखी पर्वत के नीचे विश्व को हिला देने वाला युद्ध हो रहा था, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। चारों ओर खून की एक दुनिया फैल गई थी ताकि अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसे छिपाया जा सके, जबकि इस पहाड़ के भूमिगत स्थान में जहां लड़ाई हो रही थी, सबसे ऊंचे स्थान पर एक लाल चांद लटका हुआ था। इस समय ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ ने दहाड़ते हुए कहा कि हवा कांप रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके सामने आग की लपटें जम रही थीं। आहुति स्तंभ, गड़गड़ाहट, एक बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन ये फुसफुसाहट किसी भयानक चीज का संकेत थी, क्योंकि ड्रैगन के चारों ओर आग की लपटों के दर्जनों धधकते खंभे बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकट हो गए। हर एक क्लोन और बुलाई गई सेनाओं की ओर बढ़ रहा था। शा जैसे ही नूह ने अपने बाएं हाथ की सुनहरी ढाल निकाली, वे खतरनाक तरीके से उनकी ओर बढ़े और उनके ज्वलंत हमलों को झेलते हुए चिंगारी और लपटों की बौछार में फट पड़े। बुलाए गए अथाह मरे हुए, जिन्हें कोई दर्द नहीं हुआ, सीधे सिर पर वार किए गए। उनके शरीर के कई हिस्से जल उठे, फिर भी वे बहादुरी से आगे बढ़ते रहे। अथाह भूत ने अपने काले ताबूत को ड्रैगन की ओर चमकाया। जैसे ही वह खुला, जहर और मौत का एक चिपचिपा बादल निकला। अथाह जियांशी ने अपने हाथों में घातक खंभे उठाए, अपने विशाल शरीरों को आगे की ओर झुकाया और खंभों को भालों की तरफ फेंका। इन खंभों से जंजीरें बंधी हुई दिखाई दे रही थी, जिन्हें वे जब चाहे वापस खींच सकते थे। जिन भयानक प्राचीनों को बुलाया गया था वे सबसे शानदार थे। उनकी सफेद आंखें चमक रही थीं, जबकि उनकी ओर बढ़ती आग की लपटें उनके पास आते ही बिखर गईं। इसके बाद उनकी निगाहें उस विशालकाय जानवर पर टिक गईं। जैसे ही उनके काले पंख फड़फड़ाए, उनकी आकृतियां प्रकाश के कणों में विलीन हो गईं। जैसे ही वे बेहेमोथ के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। जैसे ही धूसर हवा उनके चारों ओर लिपट गई और उन्होंने ड्रैगन की ओर प्रहार किया। डिंग, धातु की विकृति की आवाज इतनी जोरदार थी कि ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ के शरीर पर बस कुछ ही गड्ढे दिखाई दिए। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ड्रैगन की त्वचा के गड्ढेदार हिस्से वास्तव में सड़ने लगे थे, क्योंकि उनके संपर्क बिंदु से एक भयानक ऊर्जा फैलने लगी थी। गर्जन, ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ से शक्ति की एक लहर निकली, क्योंकि उसे वास्तव में दर्द महसूस हुआ। अग्नि के कानून में अपनी उच्च उपलब्धियों का उपयोग करते हुए उसने अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही अजीब ऊर्जा को घेर लिया, जबकि उसका क्रोधित सिर उस पर हमला करने वाले कई प्राणियों पर नजर गड़ाए हुए था। क्या तुम सोचते हो कि तुम ही एकमात्र हो जो अपनी सहायता के लिए चीजों को बुला सकते हो? बदसूरत कीड़ा, क्रोध से भरी एक आवाज गूंजी। जैसे ही ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ का शरीर शक्ति से स्पंदित हुआ, चारों ओर शब्दों का एक और सेट सुनाई दिया, क्योंकि उनके चारों ओर की अग्नि ऊर्जा उन्मत्त हो गई। ड्रैगन का आह्वान, पुनर्जीवित करने वाली ज्वालाएं, तत्व आत्मा सुदृढ़ीकरण, अग्नि का क्षेत्र। वाह वाह वाह! जैसे ही ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ ने अपने विशाल मन का उपयोग करते हुए अनेक कौशलों का प्रदर्शन किया, तो पूरा अंतरिक्ष कांप उठा। उसके चारों ओर उसके आकार के लगभग आधे घातक ड्रैगन के निराकार रूप सामूहिक रूप से प्रकट होने लगे। उनकी लाल आंखें नूह के चारों ओर बुलाए गए कई प्राणियों पर टिक गईं और वे तुरंत आगे बढ़ने लगे।
ड्रेकोनिक फायर बेहेमोथ के शरीर पर 3 प्राचीनों द्वारा किए गए क्षयकारी प्रहारों को ठीक करते हुए सुनहरी लपटें प्रकट हुई और उसके मूल में गहराई से प्रकट होकर उसकी आत्मा की रक्षा करने वाली लपटों का एक और भी रहस्यमय समूह प्रकट हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि बेहेमोथ ने अपने सामने के दुश्मन के चारों ओर भाग्य के नियम का एक सा प्रभाव देखा था और वो उसका प्रतिकार करने के साथ साथ अपनी रक्षा के लिए भी तैयार था। ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ द्वारा डाली गई अंतिम चीज एक डोमेन थी, और यह एक ऐसा डोमेन था जिसे केवल डोमेन विस्तार क्षेत्र में रहने वाले लोग या इस बेहेमोथ की तरह आधे कदम आगे रहने वाले लोग ही वास्तव में उपयोग कर सकते थे। ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ का क्षेत्र रक्त जगत के समान ही विस्तृत होता गया तथा उसके भीतर की हर चीज को अपने में समाहित कर लिया, जिससे बेहेमोथ और उसके द्वारा बुलाए गए असंख्य ड्रैगन की शक्ति में भारी वृद्धि हुई, जबकि नूह और उसकी सेना को अपने कंधों पर भारी बोझ महसूस हुआ, मानो उनके चारों ओर की हवा चिपचिपी हो गई हो और उसमें चलना कठिन हो गया हो। गर्जन। एक बार फिर से जोरदार गर्जना हुई जब आग के हमले हुए। कई बुलाए गए ड्रैगन अपने लक्ष्य को पा गए, जबकि एबिसल अनडेड ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। आगलिचरा जान ने अपने सुनहरे कर्मचारियों को लहराया और अधिक से अधिक बोन ड्रैगन, अनडेड फीनिक्स और स्पेक्टर्स जीवित हो गए। रहस्यमय प्राचीन लोग हवा में तैरने लगे क्योंकि उन्हें क्षेत्र का भारी दबाव महसूस हो रहा था। उनकी खाली सफेद आंखें चमक रही थीं, जो नूह और उसकी सेनाओं की ओर इशारा कर रही थीं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नूह के मन में एक बार फिर से ध्वनियों का एक खाली सेट प्रकट हुआ जब उसने अपने शरीर पर एक परिवर्तन देखा। 3 प्राचीनों ने एक कौशल शुरू किया जिससे उसके शरीर और कई समन के शरीर पर एक चमकदार ग्रे ढाल दिखाई दी। आग के डोमेन से उन्हें जो उत्पीड़न महसूस हुआ वह धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि उन्होंने वास्तव में अपनी ताकत को मजबूत महसूस करना शुरू कर दिया। जैसे ही यह समाप्त हुआ, तीनों प्राचीन लोग ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ और उसके बुलाए गए ड्रैगन पर भयानक हमले करने के लिए वापस चले गए। ये रहस्यमय और फिर भी भयानक प्राणी वास्तव में वे थे जो अब तक इस लड़ाई में सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे थे। नूह ने इन कठिन प्राणियों को देखा जिन्हें प्राचीन कहा जाता था क्योंकि वह उनके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक था। उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई चमकदार ग्रे ढाल ने उसे भारहीन महसूस कराया जब उसने मुस्कुराया और अपने पंखों को आगे की ओर फड़फड़ाया। उसने ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ द्वारा अभी अभी इस्तेमाल किए गए अग्नि का क्षेत्र को महसूस किया और पाया कि उसमें और ड्रैगन द्वारा इस्तेमाल की गई पहली क्षमता में बहुत अंतर था, जिससे उसने वास्तव में उसके समय को रोक दिया था और लालच के सम्राट की सक्रियता को भी रोक दिया था। ड्रैगन द्वारा इस्तेमाल की गई क्षमता, जिसे उसने एक प्रकार का अधिकार कहा था, बहुत अधिक शक्तिशाली थी और इस लड़ाई के जारी रहने के दौरान चिंता का एक बड़ा कारण थी। फिर भी जब उसने अनगिनत कौशलों का इस्तेमाल किया और इस शक्तिशाली राक्षस को घेरने लगा, तो उसके सभी अवलोकनों से पता चला कि इस अधिकार का दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ, जिससे उसे यकीन हो गया कि इतनी भयानक शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं जो दुश्मन के कौशल को रद्द करने तक भी जा सकती हैं। हालांकि इस लड़ाई के खत्म होने के बाद वह अपने विचारों की पुष्टि करेगा, लेकिन अभी उसे अपना ध्यान केंद्रित करना था। उन्होंने अपने पीछे सिमरनगेम्बा का ग्लेव रखा जबकि वे भाग्य के संरक्षक की क्षमताओं से प्राप्त स्वर्ण ब्लेड और ढाल को ले जा रहे थे। उनकी तलवार की नोक आसपास के बुलाए गए कई अमूर्त ड्रैगन की ओर इशारा कर रही थी जिन्हें वे जोर से पुकार रहे थे। आतंक के द्वार तोड़, गड़गड़ाहट, जिंग। ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ के किनारों पर कई खतरनाक रंग के पोर्टल दिखाई देने लगे क्योंकि वे विनाशकारी ऊर्जा को छोड़ने के लिए कांप रहे थे। कास्ट सेवक ने अमूर्त ड्रैगन को 2 भागों में विभाजित करना शुरू कर दिया क्योंकि कुछ को आधे में काट दिया गया था। हा चलो। रोमांचक लड़ाई जारी रहने पर नूह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 387। एक उभरती अर्थव्यवस्था। दिव्य क्षेत्र में कहीं और ज्वालामुखी पर्वत की भूमिगत गुफा में एक शानदार युद्ध हुआ तथा अनेक अन्वेषण दलों के साहसिक कार्य जारी रहे। हजारों शून्य श्रेणी के प्राणियों का दिव्य क्षेत्र में आना जारी रहा, जिनमें से कुछ 100 ने आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया। साथ ही बेहेमोथ को मारने और दिव्य क्षेत्र के आश्चर्यों का पता लगाने के लिए अधिक से अधिक शिकार दल बनाए गए। हमेशा की तरह और जैसा कि योजना बनाई गई थी, सेलेस्टियल्स सबसे बड़े विजेता रहे। उन्होंने कई प्राणियों को नष्ट होते देखा जबकि अन्य ने अपनी गलतियों से सीखा और अंततः एक सुचारू प्रक्रिया बनाई जहां उन्हें बेहेमोथ्स के शरीरों से असंख्य पदार्थों के संसाधन प्राप्त हुए और सेलेस्टियल क्षेत्र की अपनी खोज को और भी आगे बढ़ाया। जैसे जैसे एक उज्ज्वल भविष्य उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, लाभ धीरे धीरे सामने आने लगे। कुछ प्रमुख विश्वों की अधिक शक्तिशाली शक्तियों ने सेलेस्टियल्स के इरादों को भांप लिया था, लेकिन पुरस्कार बहुत अधिक आकर्षक थे, इसलिए वे उसके साथ चले गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने बेहेमोथ के शरीरों के विशाल उपयोगों का पता लगा लिया था जो सार्वभौमिक नियमों से सराबोर थे, और पाया कि इन जानवरों के सेवन से उनकी समझ में तेजी से वृद्धि होगी और उनकी शक्ति में वृद्धि होगी।
और यह भी कि उनके मूल कोर को निगलने से, जहां अधिकांश सार्वभौमिक नियम संघनित थे, उस नियम की समझ में 1 वर्ष का समय लग गया। इससे एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल बन गया क्योंकि कई प्राणियों ने और भी ज्यादा संसाधनों तक पहुंच हासिल करने के लिए शक्तिशाली टीमें बना लीं। इस खास दिन नवगठित ऑर्डर ऑफ ब्लड अपना पहला शिकार कर रहा था। रॉयल वेम्पायर एलेना सबसे आगे थी और उनका सामना एक शक्तिशाली आइस बेहेमोथ से हुआ। इस बेहेमोथ के बड़े बड़े दांत थे जो उसे एक विशालकाय मैमथ जैसा बना रहे थे, और उसका विशाल फर आकाशीय क्षेत्र के बर्फीले और ठंडे इलाके में एक मोटे कोट की तरह काम कर रहा था। दुश्मनों का सामना करते हुए हर पल उसके शरीर से बर्फ के अनगिनत भाले बनते और निकलते रहते थे। रॉयल वेम्पायर का सुडौल शरीर मुड़ गया और उसके हाथ आगे की ओर उठे, जिससे खून का एक सागर उमड़ पड़ा जो शक्तिशाली भालों में बदल गया और बेहेमोथ की ओर टूट पड़ा और उसका ध्यान बटा रहा। ये शक्तिशाली रॉयल वेम्पायर वास्तव में टैंक का काम कर रहा था, जबकि सम्राट पेंगुइन और अग्नि तत्व से स्पंदित हथियारों से सुसज्जित अन्य राक्षस बेहेमोथ पर अपने हमले कर रहे थे। गर्जन। जैसे ही येलेना ने दूसरों को दूरसंवेदी संदेश भेजा, बेहेमोथ दहाड़ उठा। तैयार। आसपास के अन्य पिशाचों पर केंद्रित दृष्टि दिखाई दी। सम्राट पेंगुइन ने अपने पंखों को फैलाते हुए उत्तर दिया और सिर हिलाया। समुद्र की आपदाएं और अन्य हर्बिंगर्स जो आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में नहीं रह रहे थे और प्रशिक्षण नहीं ले रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे एक योजना को अंजाम दे रहे हैं जिस पर उन्होंने पहले से चर्चा की थी। सम्राट पेंगुइन का शरीर टेलीपोर्ट होता हुआ गायब हो गया और फिर दूर आसमान में प्रकट हुआ। उसे महसूस हुआ कि प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल उसके शरीर को नीचे की ओर खींच रहा है क्योंकि उसके पास इस दिव्य लोक में उड़ने की क्षमता नहीं थी, जैसे कई अन्य लोगों के पास थी। हालांकि उसका लक्ष्य कुछ और ही था, क्योंकि उसकी नुकीली आंखें बर्फीले बेहेमोथ पर टिकी थी जो अभी भी अपने साथियों पर बेतहाशा हमले कर रहा था। उसके शरीर पर एक झिलमिलाती चांदी की रोशनी चमक रही थी क्योंकि वह अपने कौशल वृक्ष से अनलॉक किए गए एक विशेष कौशल का प्रयोग कर रहा था। स्थानिक विस्थापन। गड़गड़ाहट। सम्राट पेंगुइन के शरीर के गायब होते ही आसमान में एक चमकदार चांदी की रोशनी कौंध गई, और उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि बर्फीले बेहेमोथ का विशाल शरीर भी गायब हो गया। उनकी स्थिति वास्तव में बदल गई क्योंकि विशाल दिव्य जानवर ने अपने शरीर को आसमान में ऊंचा पाया और बहुत तेज गति से जमीन की ओर गिर गया। आक्रमण करना। एलेना की वीरतापूर्ण चीख गूंजी जब नीचे के समूह ने अपने कौशल से आसमान से गिरती पहाड़ी ताल की ओर रंग बिरंगे मन के प्रहार छोड़े। सम्राट पेंगुइन का काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी उल्टी लहरें लहराईं। उसके द्वारा छोड़ी गई चांदी की रोशनी समुद्र की आपदाओं और शाही फीनिक्स के शरीरों को ढकने लगी क्योंकि उनके शरीर बर्फ के बेहेमोथ के ऊपर आसमान में और भी ऊंचे दिखाई दिए। उनके हमले भी तैयार थे क्योंकि उन्होंने उन्हें रंगों की भव्यता में छोड़ा। ऊपर से हमले, नीचे से हमले, और यह सब आकाश से गिरते हुए। दहाड़। बर्फीले विशालकाय जानवर ने एक बार फिर दहाड़ लगाई क्योंकि कई हमलों ने उसकी मोटी खाल को छेद दिया। उसका पहाड़ी शरीर उसके विरुद्ध कार्य कर रहा था और वह भयंकर गति से जमीन की ओर गिर रहा था। धमाका। क्रंच। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि कई कौशलों ने इसकी सुरक्षा को कमजोर कर दिया था और इसकी त्वचा को छेद दिया था। गिरने से होने वाली क्षति ने इसे और भी अधिक भ्रमित कर दिया क्योंकि रक्त के आदेश के प्राणियों ने और भी अधिक हमले जारी किए, जिससे जानवर को जवाबी कार्रवाई करने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि वे सफलतापूर्वक अपने पहले बेहेमोथ का शिकार करने गए थे। इस तरह के दृश्य दिव्य क्षेत्र में फैलते रहे, जबकि एक अन्य स्थान पर धर्मी अग्नि अन्वेषण दल एक और अग्नि बेहेमोथ का शिकार कर रहा था। एथेना के शक्तिशाली मुक्ति के ब्लेड आसमान से नीचे गिरे और पहाड़ी जानवर का जीवन समाप्त हो गया। हाँ, मुझे कभी नहीं पता था कि आपकी क्षमताएं इतनी अनोखी हैं। युद्ध के प्रवाह को ऐसे पढ़ लेना जैसे वह कुछ भी नहीं है। बोरू की जोरदार आवाज गूंज उठी जब उसने प्रशंसा से एथेना की ओर देखा। पिछले कुछ मुकाबलों में एथेना की अनोखी क्षमता चमक उठी जब उसने वास्तव में लड़ाई की गति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, टीम के साथियों को निर्देश देना कि कैसे आगे बढ़ना है और दुश्मन के हमला करने से पहले ही यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि वह कहां हमला करेगा। इससे प्रतिमान में बदलाव आया, जहां बोरू टीम में एकमात्र प्रमुख योगदानकर्ता नहीं था, बल्कि एथेना उसके करीब आ गई क्योंकि उनके मुकाबले आसान होते गए। तुम दोनों के साथ शायद एक एलीट बेहेमोथ का शिकार करना संभव होगा। बोरू की आंखें चमक उठी जब उसने ये कहा। भविष्य की ओर देखते हुए उसने एथेना से शानदार क्षमता प्राप्त की जिससे उसकी टीम और भी तेजी से आगे बढ़ सकी, और क्रिक्सस के जुड़ने से क्रेट के संरक्षक से एक अनोखा हमला हुआ जिसके बारे में उन्हें भी पता नहीं था कि इसका उस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है, जिससे बेहेमोथ्स को भारी आत्मिक क्षति हुई और उन्हें और भी तेजी से नीचे गिराया गया। वाह, एक कुलीन विशालकाय। मजाक भी मत करो, शायद जब हम में से कोई डोमेन विस्तार क्षेत्र में प्रवेश करेगा। बोरू के साथियों में से एक ने मृत बेहेमोथ के शरीर को बांटते हुए उत्तर दिया। नूह ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ हिलाए और एक ऐसी सामग्री को स्वीकार किया जो इनकेंडेसेंट फ्लेमबॉर्न सेट के अंतिम टुकड़े का निर्माण करेगी। साथ ही वह अपने चारों ओर दिव्य के शब्दों का आनंद ले रहा था।
उन्हें क्या पता था कि उनका क्लोन इस समय एक एलिट बिहेमोथ को मारने की कोशिश कर रहा था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 388 प्राचीन लोग मार्ग दिखाते हैं, एक कुलीन बिहेमोथ का पतन। 5 घंटे, ये वह समय था जो धधकते ज्वालामुखी पर्वत के भूमिगत स्थान में बीता था, जब भयंकर युद्ध चल रहा था। ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ में अभी भी राजसीपन का भाव था, लेकिन उसके शरीर में अनेक गहरे घाव और क्षयग्रस्त मांसपेशियां थीं, जो 3 बुलाए गए प्राचीनों से निकलने वाली भयानक ऊर्जा के कारण उत्पन्न हुई थीं। असंख्य अभौतिक बुलाए गए ड्रैगन आसपास के क्षेत्र में घूमते रहते थे, क्योंकि वे बेहेमोथ का समर्थन करते थे, लेकिन आक्लिचरा जान उनसे लड़ने के लिए और भी अधिक मरे हुए लोगों को बुला लेता था। हर बार जब कोई एबिसल जियांशी या रेवेनेंट गिरता था, तो उसके तुरंत बाद दूसरा उसकी जगह ले लेता था। सच कहूं तो इस ड्रैकोनिक फायर बिहेमोथ की शक्ति इस समय बहुत ज्यादा थी, और उसके शरीर को कई हमलों से भी आसानी से भेदा नहीं जा सकता था। नूह के पास भाग्य के नियम पर आधारित क्षमताएं होने के बावजूद वह केवल थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचा सकता था, जिसे ड्रैगन की राक्षसी जीवन शक्ति ने तुरंत ठीक कर दिया। तो उसके लिए विजय का मार्ग केवल यही था कि वह इस राक्षसी जानवर की ऊर्जा को कम करते हुए स्वयं की रक्षा करे। प्राचीन रक्त क्लोन का शरीर दूरी में बहुत दूर तक बना रहा। लेसर कथुलू और प्राचीन रक्त वंशज का रूपांतरित संयोजन आतंक के पोर्टल के रूप में शक्तिशाली हमले जारी कर रहा था, और एथा के भयानक हमले यहाँ वहाँ फूट रहे थे। दूर रहते हुए भी क्लोन को ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ से जबरदस्त नुकसान हुआ, यहाँ तक कि उसके पंख कई बार जल गए और आग के भालों ने उसके अंगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन प्राचीन रक्त वंशज की क्षमताओं के प्रभाव में वे सब तेजी से ठीक हो गए, जिससे उसे अपने द्वारा पहुंचाए गए और प्राप्त किए गए नुकसान का 30% ठीक हो गया। साथ ही वेम्पायर प्रोजेनिटर ब्लडलाइन की क्षमताओं से उसे निष्क्रिय जीवन चुराने का भी मौका मिला। वो बस एक अमर कॉकरोच बन गया, क्योंकि उसने सभी शक्तिशाली हमलों को बेतुके ढंग से झेला और आगे बढ़ता रहा। अग्रिम पंक्ति में आक्लिच था, जो मरे हुए लोगों को निर्देशित करता था तथा तोप के चारे के रूप में कार्य करता था, क्योंकि वे ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ की ताकत को कम करना जारी रखते थे। लेकिन जो लोग आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे और वास्तव में ड्रैगन के मोटे शल्कों को भेद रहे थे तथा अब तक सबसे अधिक क्षति पहुंचा रहे थे, वे प्राचीन लोग थे। इन रहस्यमय प्राणियों ने अपने काले पंख फड़फड़ाए और वे युद्ध के मैदान में दूर तक फैल गए। उनके शरीर उनके अपने हथियारों की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि जब भी वे ड्रैगन पर प्रहार करते थे तो तेज रोशनी छोड़ते थे, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा पीछे छूट जाती थी, जिससे प्रभावित हिस्से वास्तव में क्षय हो जाते थे। यदि ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ की विलक्षण जीवन शक्ति, साथ ही कायाकल्प करने वाली लपटें न होती जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी रहती और उसे निष्क्रिय रूप से ठीक करती रहती, तो पहाड़ी शरीर बहुत पहले ही चोटों के कारण दम तोड़ देता। अतः थकावट की लड़ाई जारी रही, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी जो बेहेमोथ कर सकता था, क्योंकि जिस दुश्मन का उसने सामना किया वह सबसे खतरनाक था, जिसके साथ थकावट की लड़ाई लड़ी जा सकती थी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, नूह के मुख्य शरीर ने एक बेहेमोथ के शरीर के एक और बड़े हिस्से को पकड़ लिया। ये सामग्रियां सीधे विस्तृत स्थान में रखी गईं, जबकि एक विचारशील अभिव्यक्ति ने उसकी आंखों को ढक लिया। उन्होंने युद्ध की गति पर नजर डाली और बुलाए गए प्राणियों को कुछ आदेश दिए। उनके शरीर का आकार तेजी से सिकुड़ रहा था, क्योंकि वे गुफा क्षेत्र से दूर जा रहे थे, और ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ को और भी अधिक सतर्क कर दिया, क्योंकि वह अपने आसपास की रक्षा कर रहा था और साथ ही अपनी ओर आ रहे कई हमलों को रोक रहा था। लेकिन नूह का टेलीपोर्टेशन लक्ष्य आध्यात्मिक भूमि था, क्योंकि वह ब्लैकस्मिथ फौज में प्रकट हुआ था और युद्ध में सबसे अधिक अनादर दिखा रहा था, क्योंकि वह इनकेंडेसेंट फ्लेमबॉर्न सेट के अंतिम टुकड़े को बनाने के लिए बीच में ही चला गया था। धर्मी अग्नि अन्वेषण दल द्वारा पराजित बेहेमोथ के विशाल शरीर के हिस्से को टुकड़ों में काट दिया गया और तेजी से चूल्हा द्वारा अवशोषित कर लिया गया। कुछ ही मिनटों के बाद एक चमकदार अग्नि हेलमेट झिलमिलाते चूल्हा से बाहर निकल आया। उबलते अंगारे का मुकुट एक बेहेमोथ के क्रोधी शरीर से निर्मित एक वस्तु। सभी अग्नि गुण कौशलों की क्षति में जोड़ 50% की वृद्धि, अग्नि तत्व प्रतिरोध में जोड़ 25% की वृद्धि, सभी तत्व प्रतिरोध में जोड़ 25% की वृद्धि। तापदीप्त ज्वाला सेट का अंतिम टुकड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। क्लोन ने उसे तुरंत ही सुसज्जित कर लिया तथा वह उस विचित्र परिवर्तन के सिर के चारों ओर लिपट गया जो अभी भी उसके पास था। हेलमेट के नीचे अब एक चौड़ी मुस्कान छा गई थी, क्योंकि इनकेंडेसेंट फ्लेमबॉर्न सेट से मिलने वाले जबरदस्त बूस्ट को आजमाने का उत्साह उसके दिल में भर गया था। हालांकि इस बार दुश्मन अग्नि तत्व का था और उस तत्व के हमलों के खिलाफ उनकी रक्षा क्षमता बहुत मजबूत थी, लेकिन पूरा सेट पहनने से मिलने वाले बूस्ट बहुत ही भयानक थे। इनकेंडेसेंट फ्लेमबॉर्न सेट एक आइटम सेट जिसे केवल बेहेमोथ का एक अनुभवी शिकारी ही सजा सकता है। 2 सेट आइटम बोनस एक एम्बर फीनिक्स आपके पक्ष में होता है, क्योंकि वे आपके दुश्मनों पर उग्र हमलों से हमला करते हैं। एम्बर फीनिक्स आध्यात्मिक प्राणी हैं जिन्हें नष्ट होते ही फिर से बुलाया जा सकता है।
4 सेट आइटम बोनस। अग्नि तत्व से नुकसान पहुंचाते समय दुश्मनों को 5 सेकंड में 500% अतिरिक्त नुकसान होगा क्योंकि उनके शरीर पर बर्निंग इफेक्ट लागू होता है। उपयोगकर्ता द्वारा की गई क्षति में भी 50% की वृद्धि होगी और उनके द्वारा सुसज्जित प्रत्येक फ्लेमबॉर्न आइटम के लिए ली गई क्षति 3% कम हो जाएगी। 6 सेट आइटम बोनस। आग की एक धधकती अंगूठी निष्क्रिय रूप से और लगातार आपके केंद्र में फटती है। उसने पूर्ण सेट बूस्ट के विवरण पर नजर डाली जैसे ही वह उस उग्र ड्रैकोनिक बेहेमोथ के ठीक ऊपर प्रकट हुआ जो हमेशा उसके लिए सतर्क रहता था। उसके चौड़े जबड़े ऊपर की ओर उठे हुए थे जैसे वे इन भयानक समन के नियंत्रक को तुरंत निगलने का प्रयास कर रहे थे। फिर भी इस ड्रैगन के खुले जबड़े से केवल एक ही चीज निकली, वह थी आग का एक धधकता हुआ गोला। शा 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 समुद्र तट से टकराती लहरों की ध्वनि की तरह क्लोन के शरीर से आग की एक पिघली हुई अंगूठी एक बार और फिर फूट पड़ी। ये हास्यास्पद क्षमता ड्रैगन के चेहरे पर आकर गिरी क्योंकि वह अविश्वास से उस प्राणी की ओर देख रहा था जो वास्तव में उस कानून में आक्रमण कर रहा था जिसमें वह निपुण था, और ये आक्रमण वास्तव में उसे बहुत पीड़ा पहुंचा रहे थे। वॉट द फू। शा शा आग का एक धधकता हुआ छल्ला निकलता रहा और ड्रैगन की शक्तिशाली आत्मा को वास्तव में जलन महसूस होने लगी। एक अविश्वसनीय वास्तविकता ने भूमिगत गुफा में खुद को खोल दिया क्योंकि 5 घंटे से थके हुए बेहेमोथ की सुरक्षा उस समय टूट गई जब उस पर आत्मा बलिदान प्रभाव लागू किया गया। यद्यपि यह एक अग्नि बेहेमोथ था, यद्यपि यह अग्नि के नियम में अत्यंत कुशल था, फिर भी इसके घिसे हुए बचावों को वास्तव में अपने शत्रु द्वारा छोड़े गए ज्वाला हमलों से बहुत अधिक क्षति होने लगी थी। ये हास्यास्पद और निरर्थक था और स्वाभाविक क्रियाओं का पालन नहीं करता था। लेकिन आत्मा दाह प्रभाव से होने वाली क्षति में 1000% की वृद्धि के कारण, जो केवल पूर्ण किए गए तापदीप्त ज्वाला जन्म सेट और उसके अन्य राक्षसी लाभों से ही प्राप्त हो सकती थी, ज्वाला तत्व पर निर्भर क्षमताओं ने वास्तव में अग्नि के नियम में अत्यंत कुशल प्राणी को नुकसान पहुंचाया। राक्षस ड्रैगन का राजसी रूप बरकरार रहा क्योंकि ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ को अपनी शक्तिशाली आत्मा जलती हुई महसूस हुई, ऐसा कुछ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी क्योंकि रहस्यमय रूप से बुलाए गए प्राचीनों और अथाह मरे हुओं के और भी हमले उस पर टूट पड़े। उसका अधिकार अब और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। समय बीतने के साथ उसकी आत्मा और शरीर को होने वाला नुकसान बढ़ता ही जा रहा था। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद वह एक शासक की तरह खड़ा था क्योंकि उसे पता था कि अविश्वसनीय रूप से आज उसे अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 389। एक कुलीन बेहेमोथ से लूट। विनाशकारी द्वारों ने इसे चारों ओर से घेर लिया था। इसके आकार के करीब भयानक पंख वाले प्राणियों ने रहस्यमय हमले किए जिससे एक अनोखी ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसने इसके शरीर की रक्षा करने वाले सार को नष्ट कर दिया, और अथक और निर्भीक अथाह मरे हुए प्राणी जो किसी अन्य के मरते ही जीवित हो उठते थे। यह एक अत्यंत थका देने वाली और असहाय लड़ाई थी, विशेष रूप से एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए जो एक कुलीन बेहेमोथ के पूर्ण खिताब के करीब था, जिसे डोमेन विस्तार क्षेत्र में पूरी तरह से कदम रखने से पहले आगे बढ़ने के लिए कुछ और वर्षों की आवश्यकता थी। अफसोस, भाग्य में ऐसा नहीं था क्योंकि ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ अपने मूल को कांपता हुआ महसूस कर सकता था, ये जानते हुए कि उसने अपने विशाल मैना का अत्यधिक उपयोग कर लिया है क्योंकि एक शासक जाति का उसका गर्वित आभा उस प्राणी को देखते ही कांप उठा जो मैना क्षमता के मामले में उसे हरा देता था। सचमुच एक राक्षस। ड्रैगन ने थकावट में अपना सिर हिलाया क्योंकि उसमें से एक शानदार रोशनी जलने लगी थी। भयानक प्राणी वास्तव में अपनी आत्मा को जलाने और अपनी इच्छा से मृत्यु का सामना करने का विकल्प चुन रहा था। नू ने इस परिवर्तन को देखा जब उसने अपनी बुलाई गई सेनाओं को अनेक आदेश भेजे। उसका अपना शरीर, जो ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ के जलते हुए शरीर के निकट पूर्ण किए गए इनकेंडेसेंट फ्लेमबॉर्न सेट के प्रभाव से लगातार प्रचंड ऊष्मा तरंगे छोड़ रहा था। जानवर द्वारा छोड़ी गई तेज गर्मी झिलमिलाते आइटम सेट द्वारा संरक्षित क्लोन की ओर हवा के गर्म झोंकों की तरह लग रही थी। उसका शरीर निडरता से ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ के करीब आ रहा था क्योंकि 7 घातक पापों की एक और क्षमता डाली गई थी। इस बार ये लोलुपता के पाप से आ रहा था। ये वह क्षमता थी जो उसे जीवों को अवशोषित करने की अनुमति देती थी और एक अन्य कौशल के साथ मिलकर काम करती थी जिससे वह जीवों के पूरे जीवन इतिहास और क्षमताओं को देख पाता था, जिससे उसे लूट के रूप में मिलने वाले कौशलों के अलावा 2 और कौशल चुनने का मौका मिलता था। पहला कौशल था भक्षण और दूसरा था बड़ा पेट। भक्षण। वाह! क्लोन से एक काला बादल निकला और वह धधकते हुए बेहेमोथ के विशाल सिर को ढकने लगा। ये काला बादल तेजी से फैलते हुए विशाल शरीर के संपूर्ण भाग को ढकने लगा तथा क्लोन से बड़ी मात्रा में सार तत्व कारण ही रिस्कर शक्ति में प्रवेश करने लगा। अब वो एक जीवित प्राणी पर भक्षण क्षमता का प्रयोग कर रहा था और वह एक कुलीन विशालकाय प्राणी था। यह कोई मरे हुए मांस का शिकार नहीं था जिसे जल्दी से खाया जा सके, बल्कि एक ऐसा प्राणी था जिसका शरीर आग की लपटों में धधक रहा था और वह अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। कौशल की लोलुपतापूर्ण गुणवत्ता ने पूरी तरह से थके हुए और बुरी तरह से घायल जानवर के शरीर को घेर लिया,
इसकी अनूठी ऊर्जाएं आत्मा विनाश को रोकने के लिए आगे बढ़ीं, क्योंकि बड़े दिव्य जानवर के चारों ओर लिपटे काले बादल का आकार धीरे धीरे कम होने लगा। 50 मीटर से ज्यादा की दूरी से ये 30, फिर 10, फिर 5 हो गया और आखिरकार ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ के आसपास का अंधेरा पूरी तरह से गायब हो गया और अपने साथ उस राक्षसी जानवर को भी ले गया जो पहले से ही बड़े पेट में विच्छेदित और विश्लेषण कर रहा था। जिस जगह वह विशाल जानवर हुआ करता था, वहां से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी और कुछ कौशल पुस्तकें, कोर और एक चमकदार गोल वस्तु भी आसमान में तैरने लगी। जैसे ही क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें जल्दी से विशाल स्थान में रख दिया। इस पशु का विशाल शरीर, इसकी सामग्री, इसमें जो कुछ भी था, ये सब खा लिया गया क्योंकि नूह ने उस समय किसी भी अन्य चीज से अधिक इस विशेष पशु के ज्ञान को प्राथमिकता दी थी। जब वह घंटों तक चले और अत्यधिक मानसिक तनाव से भरे युद्ध में भारी सांस ले रहा था, उसने प्राचीन रक्त वंशज और लेसर कुथुलू को निष्क्रिय कर दिया। साथ ही साथ रक्त भगवान का अवतरण जैसे व्यापक क्षेत्र बफिंग कौशल को भी निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि उसके पीछे केवल एक ही चीज बची थी, वह थी रक्त दुनिया जो इस भूमिगत स्थान में होने वाली हर घटना को गुप्त रखती थी। उसने अपनी नजरें उन 3 बुलाए गए प्राचीनों की ओर घुमाईं जो इस युद्ध के सुचारू रूप से चलने का मुख्य कारण थे। उसने पाया कि उनकी खाली सफेद आंखें उसकी ओर मुड़ी हुई थीं, मानो वे उसे ऊपर से नीचे तक देख रही हों, अपने सिर हिला रही थीं क्योंकि उसके दिमाग में फिर से एक अस्पष्ट आवाज उभरी थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे आगे खड़ा प्राचीन बोलता हुआ प्रतीत हो रहा था क्योंकि उससे कोई संवाद नहीं हो रहा था। उसने क्लोन की ओर सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की, क्योंकि ये बुलाए गए प्राणी वास्तव में क्लोन की आंखों के सामने कणों में गायब होने लगे। किसी तरह उनमें अपनी इच्छानुसार स्वयं को वापस बुलाने की शक्ति आ गई। नूह ने ये सब देखा और मन ही मन हताशा में अपना मन हिलाया। वह उन बुलाए गए पूर्वजों को जो संदेश भेज रहा था, वह उनके आसपास के रहस्य के बढ़ने के साथ ही साकार होता प्रतीत हो रहा था। उसने इसे अभी के लिए एक तरफ रख दिया और एक विशाल ड्रैगन की हार से मिलने वाले वरदान को देखने लगा। नूह के वास्तविक शरीर और उसके क्लोन के बीच वह वर्तमान में अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का आधा हिस्सा क्लोन को सौंप रहा था, क्योंकि यह तेजी से भयानक ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ की यादों के साथ साथ उससे निकली लूट की यादों से गुजरना शुरू कर रहा था। जो कौशल पुस्तकें आई, उनमें से 2 सोल रंग पर थीं और 1 सोल जोल रंग पर थी। डोमेन रंग का कौशल आसानी से प्राप्त करने में कोई भाग्य नहीं था। दूसरा था प्रचुर मात्रा में कोर, जो मैगस वर्ल्ड में नरसंहार के कारण नूह के पास पहले से मौजूद कुछ कोर के अलावा साथ ही फायर बेहेमोथ से विभाजित मूल, जिन्हें धर्मी अग्नि अन्वेषण दल ने लगातार हराया था। उसके पास 0 रैंक से खुद को आगे बढ़ाने और आत्मा रैंक में जाने के लिए पर्याप्त से अधिक कोर थे। साथ ही वस्तुओं के शोधन के लिए पर्याप्त कोर भी थे। जैसे जैसे ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ की ढेर सारी यादें सुलझती जा रही थीं, क्लोन ने वह दूसरी लूट भी निकाल ली जो उस जानवर के हारने पर एक प्रकाश प्रभा मंडल में फूट पड़ी थी। ये खास चीज कुछ अनोखी थी जो नूह को पहले किसी प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद नहीं मिली थी, और उसने खुद को उस चमकदार लाल सोने की अंडाकार वस्तु को, जो लगभग उसकी ही ऊंचाई की थी, आश्चर्य से देखते हुए पाया। उसका भ्रम शीघ्र ही दूर हो गया जब उसकी आंखों के सामने नीले रंग के चमकदार शब्द प्रकट हुए। वस्तु का विवरण भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी प्रतिद्वंद्वी को हराकर कुछ नया हासिल किया था। ओरिजिन कोर बेहेमोथ ज़ाइगोट, एक इंक्यूबेटिंग ओरिजिन जो अंततः एक पालतू जानवर को जन्म देगा जिसे उपयोगकर्ता खुद से बांध सकता है। सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि ओरिजिन की ताकत में बड़ा अंतर होने पर पालतू और मालिक की स्थिति बदल सकती है। इंक्यूबेटिंग का समय, स्थान और उपलब्ध सार की मात्रा के आधार पर अलग अलग होता है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 390 दिव्य क्षेत्र से पहला खजाना। नूह का क्लोन उन शब्दों को घूर रहा था जो उसके सबसे अजीब सपनों से परे कुछ बता रहे थे। ओरिजिन कोर बेहेमोथ ज़ाइगोट, एक इंक्यूबेटिंग ओरिजिन जो अंततः एक पालतू जानवर को जन्म देगा जिसे उपयोगकर्ता खुद से बांध सकता है। सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि ओरिजिन की ताकत में बड़ा अंतर होने पर पालतू और मालिक की स्थिति बदल सकती है। इंक्यूबेटिंग का समय, स्थान और उपलब्ध सार की मात्रा के आधार पर अलग अलग होता है। अनगिनत कोर और कौशल पुस्तकों के अलावा ड्रैकोनिक फायर बेहेमोथ से लूटी गई दूसरी चीज एक इंक्यूबेटिंग अंडा था जो वास्तव में उसे एक बेहेमोथ उपहार में देगा। यह एक अनोखी बात थी जो नूह के सामने पहली बार आई थी, क्योंकि उसने ग्रहमंडल को संदेश भेजा था जिसका उत्तर तुरंत ही भेज दिया गया था। दिव्य जानवरों के पास अत्यंत शक्तिशाली मूल कोर होते हैं जो उनकी आत्माओं के साथ जुड़े होते हैं, जिससे यह उनके मूल को निकालने और इसे इस रूप में पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होता है। नूह के मन में चौंकाने वाले शब्द तब आए जब इतनी बड़ी बात इतनी सरलता से कही गई थी। उसने सिर हिलाकर इस विशाल अंडे के फूटने के समय को देखा। समय, स्थान और सार की मात्रा के अनुसार अलग अलग था, इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या आज कुछ परिणाम प्राप्त करना संभव है।
लूट के माल से हटकर उसने अपना ध्यान उस खाए हुए विशालकाय जीव की यादों पर केंद्रित किया जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थीं। इस राक्षसी प्राणी के जीवन के सैकड़ों वर्ष उसके मन में तेजी से उभर रहे थे, जैसे ही वह एक अथाह भूत की पीठ पर बैठकर सारी जानकारी को आत्मसात करने लगा। इस दिव्य प्राणी का जीवन बेहद अनोखा था। इसकी पहली यादें तब शुरू हुई जब यह अंडे में ही था, जब यह पहली बार इसी ज्वालामुखी पर्वत पर आया था। यह अपने घर से बहुत कम ही बाहर निकलता था, लेकिन पिछले सैकड़ों सालों में यह इधर उधर घूमता रहा, जिससे नूह को आसपास के भूगोल के बारे में काफी जानकारी मिली। लेकिन जिस चीज ने ड्रेकोनिक फायर बेहेमोथ को इस ज्वालामुखी पर्वत पर रहने और इस पूरे समय इसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, वह था वह चमकदार लाल क्रिस्टल जो रहस्यमय प्राचीन स्तंभ के ऊपर लगा हुआ था। क्लोन की आंखें थोड़ी देर के लिए खुली जब उसने अपने से ज्यादा दूर नहीं स्थित इस चबूतरे को देखा, जिसे वह अंतिम युद्ध के विजेता के रूप में हथिया सकता था। लेकिन उसने खुद को रोक लिया और ध्यानपूर्वक यादों को खंगालने लगा, ताकि पहले वह सब कुछ जान सके जो वह जान सकता था। आश्चर्य की बात यह थी कि नूह की आंखों के सामने जो खजाना था, वह वास्तव में एक प्रकार की विरासत थी, जिसे दिव्य क्षेत्र में बहुत कम प्राणी ही पा सकेंगे, लेकिन ये विरासतें सबसे मूल्यवान खजानों में से एक थीं। ये वो विशेष विरासत थी जो ड्रेकोनिक फायर बेहेमोथ को जन्म से ही प्राप्त थी, जिसने उसे अग्नि के नियम में अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बनाया। जब स्मृतियां इस बिंदु पर पहुंची, तो नूह को अंततः वह जानकारी मिली जो उस अनोखे फ्लेम लॉर्ड्स अथॉरिटी के बारे में बताती थी, जिसका उपयोग ड्रैगन ने अपने टाइम स्टॉप और पहले से ही डाले गए लालच के सम्राट को रद्द करने के लिए किया था। ये क्षमता, जिसे अथॉरिटी कहा जाता था, दरअसल एक विशिष्ट सार्वभौमिक नियम में उच्च समझ हासिल करने से उत्पन्न हुई थी। इस ज्वालामुखी पर्वत पर अग्नि के नियम की एक अत्यंत शक्तिशाली विरासत थी, और दृढ़निश्चयी बेहेमोथ ने सैकड़ों वर्षों तक इसका पालन किया, क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ा और उसे वह शक्ति प्राप्त हुई जो आज तक उसके पास है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए ड्रेकोनिक अग्नि बेहेमोथ को वास्तव में आगे बढ़ना पड़ा और अग्नि के नियम के लगभग आधे हिस्से को समझना पड़ा। ये सोचना अजीब था, क्योंकि नूह ने जो ज्ञान इकट्ठा किया था, उसके अनुसार प्रकाश विस्तार में बहुत कम प्राणी इतने कुशल थे कि किसी भी नियम का आधा भी समझ पाते। वो केवल दिव्य प्राणियों के बारे में ही सोच सकता था, जिनकी शक्ति दिव्य क्षेत्र में कुछ तकनीकों के समूह के प्राप्त होने से बढ़ गई थी, जिससे उन्हें भाग्य के नियम में अत्यंत निपुणता प्राप्त हुई थी। सैकड़ों वर्षों बाद भी नूह को इस बात पर संदेह था कि वे किस स्तर तक पहुंच गए हैं, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि इस शक्तिशाली संगठन में कई ऐसे प्राणी थे जिनके पास किसी न किसी रूप में अधिकार था। फिर भी इस ज्वालामुखी पर्वत में यह विरासत और वर्षों तक इसका अभ्यास करने वाले ड्रैगन की कड़ी मेहनत ने इस बेहेमोथ को वास्तव में आग के कानून में एक प्राधिकरण प्राप्त करने के करीब आने की अनुमति दी, जिसने नूह के खिलाफ इस्तेमाल की गई शानदार क्षमता को जन्म दिया। वो महसूस कर सकता था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि उसकी निगाहें प्राचीन स्तंभ के ऊपर चमकते क्रिस्टल पर टिकी हुई थीं। वह अपनी जगह से उठ रहा था और धीरे धीरे नई नई बहती यादों को एक तरफ धकेल रहा था और खुद खजाने के इस अद्भुत टुकड़े के पास जा रहा था। प्राचीन स्तंभ अभी भी गुफा के कोने पर शांतिपूर्वक खड़ा था, जिससे आग की लपटों की रहस्यमयी लपटें निकल रही थीं, तथा जैसे जैसे नूह निकट आ रहा था, उसके ऊपर रखा क्रिस्टल उसकी आंखों में बड़ा होता जा रहा था। जैसे ही वो उसके करीब आया, उसकी आंखों में तेज दर्द होने लगा। जैसे ही वो उसके 1 मीटर के करीब पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और फिर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उस पर हाथ रखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गड़गड़ाहट, एक चमकदार लाल प्रकाश निकला, जिससे चारों ओर अत्यधिक शांति छा गई। नूह ने अपनी आंखें खोली, जबकि गृह मंडल उसके सामने मौजूद खजाने को समझने का प्रयास कर रहा था, और कुछ ही देर बाद नूह की आंखों के सामने एक उज्ज्वल वर्णन प्रकट हुआ। लेस देन अग्नि के शिष्य की विरासत। इसमें ऐसी तकनीकें शामिल हैं जिनसे व्यक्ति अपने शरीर में अग्नि के सार को अंकित कर सकता है। साथ ही आक्रामक और रक्षात्मक तकनीकें भी शामिल हैं, जिनका उपयोग केवल विरासत की साधना करने वाले ही कर सकते हैं। ग्रेटर दैन। नूह की आंखों के सामने खूबसूरत शब्दों की एक झड़ी सी दौड़ गई। जैसे ही उसका उत्साह चरम सीमा पर पहुंच गया, उसके हाथों में इस रहस्यमय दिव्य लोक से उसका पहला खजाना एक शक्तिशाली प्रकाश बिखेर रहा था। जैसे ही उसने उसमें अपना सार डाला, वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि इस लेस देन अग्नि के शिष्य की विरासत ग्रेटर दैन से उसका क्या इंतजार है। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि ये लक्ष्य पूरा होने के करीब पहुंच रहा था, क्योंकि वह छोटे छोटे लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की ओर अग्रसर था। जिस ड्रेकोनिक फायर बेहेमोथ को वह अपने साथ पालतू जानवर के रूप में ला रहा था, उसके छोटे शरीर को कोर खिलाना जारी था, क्योंकि इस आखिरी दिन उसका रैंक पहले ही ट्रांसेंडेंट तक पहुंच चुका था। उसकी शक्ति का स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि नूह के आसपास किसी को भी ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। उसका शरीर लगातार बड़ा होता जा रहा था और वह उस शक्तिशाली बेहेमोथ की भयावह अभिव्यक्ति अपनाने लगा था, जिससे नूह पहले भी लड़ चुका था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।